गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन का है। इस टॉपिक का कम्युनिकेशन स्किल से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये प्योर जो टॉपिक है वो किसका है, फंक्शनल कम्युनिकेशन का है। ओके, किसका है ये, फंक्शनल कम्युनिकेशन का ये टॉपिक है। और ये किस किस ब्रांच के लिए है, ये है FT, RP एंड पेंट, ये 3 ब्रांचेस में आपके ये सब्जेक्ट चल रहा है। और इसी का आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं हम, स्वरोजगार, ठीक है, या रोजगार। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा ये, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और अगर स्वरोजगार की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया में रोजगार के बारे में बात की जा रही है इस क्वेश्चन में कि इनमें से सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है। पंजाब पिछड़ा है, केरल पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है या दिल्ली पिछड़ा है। तो देखिए, पंजाब जो है वो कृषि क्षेत्र में अग्रणीय है, कृषि क्षेत्र में अग्रणीय है। केरल जो है वो एजुकेशन और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में धनी है, अग्रणीय है। दिल्ली देश की राजधानी है, पिछड़ा हो नहीं सकता। तो बचा क्या, बचा हमारा राज्य बिहार। तो बिहार कैसा राज्य है, बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया बेटा, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका उत्तर गा देखिए नीचे चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रोजगार एवं सेवा, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के परस्पर हैं, उल्टे हैं, विरोधी हैं या उपरोक्त तीनों हैं। तो बेटा एक चीज़ याद रखना कि रोजगार के 3 तरीके होते हैं। इसको वापस यहीं कर देता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन करना बाद की बात है, पहले आप समझिए। इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी, किसी भी प्रकार के देश में रोजगार को प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे रोजगार के बारे में। तो कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी में रोजगार 3 तरीके से मिलता है। ठीक है, रोजगार के 3 सेक्टर होते हैं। रोजगार के कौन से होते हैं, सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राथमिक, ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइमरी। एक होता है द्वितीयक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। एक होता है तृतीयक, इसको बोलते हैं टर्सरी। ठीक है, 3 तरीके के सेक्टर होते हैं। कौन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में बेटा आपके यहाँ जो आते हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। जो सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी में आता है फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री होती हैं, उद्योग होते हैं, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी में।
और टर्सरी में आता है सेवा या सर्विस। जैसे हम गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो टर्सरी सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं। अगर हम कोई होटल खोला हुआ है, होटल में काम कर रहे हैं, वो भी हमारा टर्सरी हो गया। हम किसी को कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं किसी तरीके की सर्विस, जैसे मान लीजिए हम कोई मिस्त्री वगैरह हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, टर्सरी सेक्टर में हो जाएंगी। अगर हम कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए कुछ कपड़ा बना रहे हैं, कुछ नमकीन फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ XYZ कुछ भी बना रहे हैं, तो वो किस चीज़ में चले जाएंगे, हम सेकेंडरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर अगर हमारी खेती है ना, अगर हम कुछ और किसी तरीके का काम कर रहे हैं जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो याद रखिएगा कि जो सेवा है, सेवा मतलब सर्विस, वो किसका, रोजगार का पूरक है ना। रोजगार और सेवा एक ही बात को मान के चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोजगार और सेवा कैसे हैं बेटा, एक दूसरे के परस्पर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या होती है, रोटी कपड़ा और रोटी कपड़ा मकान, या फिर ये बोलें फूड क्लॉथ्स एंड हाउस या होम। तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं। अगर व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है और रहने के लिए घर है, तो उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। इसके बाद अगर वो किसी चीज़ का कंजम्पशन करता है तो वो क्या हो जाएंगी, दैट इज़ लग्जरी। वो क्या हो जाएंगी बेटा, लग्जरी हो जाएंगी। हाँ, सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप, सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना, कपड़ा उपलब्ध कराना, रोटी का उपलब्ध कराना, मकान उपलब्ध कराना या काम उपलब्ध कराना। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आपको क्या पता होना चाहिए कि सरकार का काम है दक्षता के अनुसार काम या रोजगार को उपलब्ध कराना। क्योंकि अगर हमने काम उपलब्ध करा दिया तो कपड़ा वो खुद पहन लेगा, रोटी वो खुद खा लेगा और मकान भी वो खुद बना लेगा। तो दीज आर नॉट नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू काम। ठीक है, तो आज सरकार का जो मुख्य काम है वो क्या है, लोगों को उनकी दक्षता के अनुसार या उनकी क्षमता के अनुसार काम प्रोवाइड या काम उपलब्ध कराना। आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र कितने हैं, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र कितने हैं, मैंने बताया था कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये तीन आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी में क्या आता है, फैक्ट्रियाँ उद्योग धंधे आते हैं। और टर्सरी यानी तीसरे वाले में क्या आता है, सेवा यानी हमारी नौकरियाँ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन देखिए उत्तर गा, तीन आपका सही आंसर है। भारत एक देश है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, भारत एक कैसा देश है, उद्योग प्रधान नहीं, उद्योग प्रधान तो चाइना हो चुका है। ठीक है, हमारा कैसा है, कृषि प्रधान है। हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। तो भारत एक कैसा देश है बेटा, कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में कैसी कैसी बेरोजगारी पाई जाती है बेटा, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कैसी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, आप देखिए कृषि क्षेत्र में जितने लोग लगे हुए हैं वो सारे के सारे बेरोजगार दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन वो बेरोजगार होते हैं। कैसे होते हैं समझिए, जैसे मान लीजिए खेतों में 5 आदमी का काम है और वहाँ पर काम कर रहे हैं कितने, 10 आदमी।
तो काम तो 5 ही लोगों का है और काम कर रहे हैं 10 आदमी, तो वो आधे आधे कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए। समझ रहे हैं। या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि कृषि में काम कितने दिन का होता है भाई, गेहूं की बुआई करना, गेहूं की फसल ले लें तो उसकी बुआई करना, बीच बीच में उसमें देखभाल करना, पानी डालना और उसकी कटाई करना। तो ये काम के बीच में, इन सभी कामों के बीच में 10 से 15 दिन का गैप होता है। मान लो आज बुआई कर दी, 10-15 दिन का गैप है, फिर पानी लगेगा, फिर 10-15 दिन का गैप है, फिर दूसरा पानी लगेगा, फिर 10-15 दिन का गैप है, फिर खाद लगेगी, फिर 10-15 दिन का गैप के बाद में वो कटाई होगी। तो ये बीच में 10-10, 15-15 दिन के जो गैप में आदमी खाली रहता है, उसके पास काम नहीं होता, ठीक है। तो उसके पास जब काम नहीं होता, लेकिन दूर से क्या दिखाई देता है कि वो आदमी कृषि क्षेत्र में रोजगार को प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसको सही मात्रा में पूरा रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, या बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसको बोलते हैं पार्शली या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, पार्शली हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए आप इसका उत्तर का सही है, ठीक है, आप इसका उत्तर का लगाएंगे, छिपी हुई बेरोजगारी। ये सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ बेटा मैं कहाँ कहाँ से, ताकि आप लोगों का जो है इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा फायदा हो। रोजगार का क्षेत्र नहीं है। उद्योगों में रोजगार मिलता है, वहाँ पे काम मिलता है। कृषि में रोजगार मिलता है, हाँ मिलता है। सेवा में रोजगार मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन ज़मीन में रोजगार नहीं मिलता। आपको ज़मीन में खेती करनी पड़ेगी। तो फिर बात कहाँ से घूम के आ गई, कृषि पे घूम के आ गई। यानी खाली ज़मीन में रोजगार नहीं है। तो रोजगार का कौन सा क्षेत्र नहीं है, रोजगार का क्षेत्र नहीं है ज़मीन। ज़मीन रोजगार का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है। उदारीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है, आपने दो प्रकार की इकोनॉमी सुनी होंगी। एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जो बाहर के क्षेत्रों, बाहर के देशों से सामान को आयात करती हैं और अपने यहाँ बने हुए सामान को बाहर के देशों में निर्यात करती हैं। यानी जिस सामान की आपको ज़रूरत है उसको वो ले लेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको वापस भेज देंगे। ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, हम ना तो किसी से व्यापार कर रहे हैं, ना हम किसी से सामान ले रहे हैं। हमारे अंदर जो पैदा हो रहा है उसी को खा पी रहे हैं, उसी का कपड़ा पहन रहे हैं, उसी का सारा काम कर रहे हैं। तो वो कैसी इकोनॉमी हो गई, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है। तो जो ओपन इकोनॉमी होती है, उस ओपन इकोनॉमी के लक्षण होते हैं क्या, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। तो याद करिए, अगर आपके यहाँ, आपके देश ने दूसरे देशों से रोज़गार करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे यहाँ से माल को निर्यात करना शुरू कर दिया है, वहाँ से कच्चे माल को आयात करना शुरू कर दिया है, तो इस कारणवश आपके यहाँ रोज़गार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार मतलब सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी तो यही पूछा गया है कि हुई है या नहीं हुई है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, देखो, काफ़ी तेज़ हुई है, कम हुई है, मध्यम हुई है, एकदम कम हुई है। तो बेटा इसका आंसर होगा काफ़ी तेज हुई है, का जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है क्या, नहीं। पिछड़ा है, नहीं। विकासशील है, यस। तो भारत एक कैसा देश है, भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, चलिए, नरेगा बनाई गई है, सुना है ना आपने, मनरेगा है ना, मनरेगा सुना है ना, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट, ऐसे कुछ नाम है। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट नहीं है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, तो इसको बोलते हैं नरेगा या मनरेगा। तो नरेगा बनाई गई है किसके लिए, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए। किनके लिए, ग्रामीण क्षेत्र में
रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या बनाई है भैया? नरेगा बनाई है। क्या बनाई है? नरेगा या मनरेगा बनाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कहा देखिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार प्रदान करने के लिए। नरेगा पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही। किस वजह से? राज्य सरकार की वजह से नहीं, केंद्र सरकार की वजह से नहीं, ईमानदारी की वजह से नहीं, किसकी वजह से? बिचौलियों की वजह से। बिचौलिए नरेगा को क्या करते हैं? पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ से मिलने वाले पैसे को क्या करते हैं? खा जाते हैं बीच में। इस वजह से क्या होगा? नरेगा पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है। लगभग 70% सफल मानते हैं इसको। अब आ जाता है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो बेटा ये शुरू हुई 1989 में। तो मुझे भी याद नहीं था कब शुरू हुई। 1989 में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जवाहर रोजगार योजना 1989। भारत में कॉल सेंटरों की सीमा बढ़ी है। हमारे यहाँ कॉल सेंटर क्या है बेटा? बढ़ गए हैं। कॉल सेंटर मतलब देखा होगा आपने, किसान कॉल सेंटर और इधर उधर के कॉल सेंटर, तो वो सारे कॉल सेंटरों की सीमा कैसी हो गई बेटा? बढ़ गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र हैं। आउटसोर्सिंग का महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र कहाँ पे है भैया? भारत में आउटसोर्सिंग है सबसे ज़्यादा। कहाँ है? भारत में आउटसोर्सिंग सबसे ज़्यादा है। भारत में मानक आउटसोर्सिंग, भारत आउटसोर्सिंग का मानक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए। नागरिक सेवाएं हैं क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक चेतना, बैंकिंग। क्या होगा? नागरिक सेवाएं हैं। नागरिक सेवाएं क्या है बेटा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग। तो बेटा सामाजिक चेतना एवं अन्य, ये क्या है? नागरिक सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकसित देशों के कार्यकाल का अधिकतम भाग कार्यरत रहता है। विकसित देशों में देखो, आप एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या बताया? एक कृषि होता है, उद्योग होता है और सेवा होता है। जिस देश का कृषि स्ट्रांग है वो देश विकासशील देश में आते हैं। ठीक है, वो डेवलप कंट्री नहीं होते हैं। जो कंट्री कृषि से बदल के धीरे धीरे उद्योगों की तरफ चले जाते हैं वो मजबूत और औद्योगिक देश कहलाते हैं या विकसित देश कहलाते हैं। जो कृषि पे डिपेंड रहते हैं वो विकसित देश नहीं कहलाते, विकासशील में ही रह जाते हैं। तो याद रखिए कि जो विकसित देश होते हैं उनका ज़्यादातर लोग काय में काम करते हैं? उद्योग धंधों में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? उद्योग धंधों में काम करते हैं। यानी औद्योगिक क्षेत्र विल बी योर राइट आंसर। इज द क्वेश्चन ऑफ 17 है ना, 17 क्वेश्चन का। देखिए खा, विकसित देश औद्योगिक, बेटा इसका औद्योगिक क्षेत्र होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों के दो लोग जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र में नहीं करते। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है भारत सरकार ने। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2006। ठीक है, उसमें आता है एक अर्थव्यवस्था को आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। किससे होता है? उद्योगों से, सेवाओं से, कृषि द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? सभी के द्वारा, इन सभी के द्वारा, उद्योगों से भी, सेवाओं से भी, कृषि से भी, इन सभी के द्वारा क्या होता है? आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और कौन सा वाला? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है किससे? उद्योगों से, सेवाओं से और कृषि से, इन तीनों से। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है बेटा
संचार सेवाओं से, वाणिज्य सेवाओं से, परिवहन से। तो बेटा यहाँ पे तीनों जगहों से सेवा क्षेत्र का निर्माण होगा। परिवहन होगा तब भी लोगों को जरूरत पड़ेगी, संचार सेवा होंगी तब भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वाणिज्य सेवाएं होंगी तब भी उन लोगों की जरूरत पड़ेगी। भारत को किस उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो भारत को बेटा कंप्यूटर उद्योग क्षेत्र में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। भारत क्या है, आईटी हब बना हुआ है, ठीक है। चलिए 21 इज़ द राइट आंसर। देखो का जो है उसका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। रोजगार के बारे में, भारत में बेरोजगार और रोजगार की स्थिति के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिली होगी बेसिक। इसका एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हम लोग फर्दर आगे 21 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में रोजगार का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा सभी निर्देशों का पालन करिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।